नमस्कार। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मैं कंचन डोगरा नेगी अपना उत्तराखंड लेकर हाजिर हूं आपके सामने और अपना उत्तराखंड की आज सबसे प्रमुख खबर आप तक पहुंचा दे। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में कोरोना से हड़कंप मच गया है। 62 ट्रेनी आईएफएस अधिकारियों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। ये सभी ऑफिसर्स जो हैं रूस, फिनलैंड और स्पेन की यात्रा करके लौटे हैं। 2 अधिकारियों में सर्दी जुकाम के लक्षण भी पाए गए हैं और दोनों ही अधिकारियों के सैंपल्स को हल्द्वानी भेजा गया है। दूसरे अधिकारियों की जांच करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गई है। डीजी हेल्थ अमिता उपेत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। यह वाकई में चिंता का विषय बनता जा रहा है कि देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में कोरोना से हड़कंप तो है, जाहिर सी बात है हड़कंप मचेगा, क्योंकि 62 ट्रेनी आईएफएस ऑफिसर्स पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। और सीधे रुख करते हैं देहरादून, जहां से मेरे सहयोगी सुनील जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुनील, ये वाकई में चौंकाने वाली खबर है और चिंता का विषय है कि आईएफएस अधिकारियों में कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए कंचन, अभी की जो बड़ी ब्रेकिंग है वो ये है कि अभी तक जो दो ट्रेनी आईएफएस अफसर जो संक्रमित बताए जा रहे थे, जो डाउटफुल में हैं, हाँ। इनकी संख्या बढ़कर अब 6 हो गई है। जो शुरुआती दौर में शुक्रवार को ये लोग स्पेन, रसिया और फिनलैंड के स्टडी टूर से वापस लौटे थे। जब इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तो शुक्रवार को 2 लोगों में सर्दी जुकाम के लक्षण मिले। इनको क्वारंटाइन किया गया और बाद में जब इनका मेडिकल जांच सेटअप हुई, उसमें कुछ डाउटफुल मिले तो इनको दून हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। इस बीच जब 62 ट्रेनी आईएफएस का पूरी तरह से स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तो 4 और आईएफएस में ये लक्षण मिले हैं, जिनको सर्दी जुकाम और फीवर हो रहा है। तो अब 6 इनकी संख्या पहुंच चुकी है और उनको इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में ही एक क्वारंटाइन बना दिया गया है। वहां पर 6 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और यहीं पे एकेडमी की अपनी मेडिकल टीम और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम दोनों ही इन पर कड़ी निगरानी रख रही है। दोनों ही इनका स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। कुल 62 आईएफएस ऑफिसर है, सबका फिर नए सिरे से इनका मेडिकल चेकअप चल रहा है। जो 4 अन्य लोग हैं, जो 4 आईएफएस बाद में संक्रमित हुए, ये फिनलैंड की यात्रा पर थे, ये फिनलैंड से लौटे हैं। तो कुल मिलाकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकेडमी में यहाँ पर हड़कंप की स्थिति है। अभी हमने एकेडमी के अंदर जाने का प्रयास किया लेकिन हमको भी नहीं जाने दिया गया। इतनी टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है। मैं अभी एकेडमी के बाहर ही खड़ा हूँ। बहुत प्रयास किया गया कि किसी तरह से हम एकेडमी में पहुँच पाएँ, लेकिन हमको नहीं जाने दिया गया। कंचन, दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये कि हरिद्वार में जो IIT रुड़की का जो स्टूडेंट वहाँ पर जिसको क्वारंटाइन किया गया है, उसका ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आज शाम तक उत्तराखंड हेल्थ डिपार्टमेंट को मिल जाएगी। तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि ये कोरोना उससे संक्रमित है या केवल ये सामान्य। सुनील, 62 ट्रेनी आईएफएस ऑफिसर्स बताए जा रहे हैं जिन पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। और अब आप जो अभी बिल्कुल ताजा अपडेट दे रहे हैं कि 2 से ज्यादा लोगों में लक्षण पाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स बस सबसे कुछ ही देर के बाद आएगी। लेकिन सुनील, अब यहां पर सरकार की चिंता जो है जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ दिन पहले तक बिल्कुल शांत इस स्वभाव में अपनी बातों को सामने रख रहे थे कि हमारे राज्य में भाई देखिए हम इसको महामारी घोषित तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव संक्रमित व्यक्ति सामने निकलकर नहीं आया है। और अब ऊपर से 62 आईएफएस ऑफिसर्स के ऊपर जो कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, इससे सरकार की चिंता भी बढ़ेगी। मैं आपके पास लौटूंगी सुनील। इस समय हमारे साथ अमिता उप्रेती डीजी हेल्थ जुड़ गई उत्तराखंड से, उनकी तरफ रुकेंगे। अमिता जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सबसे पहले आप क्या बोलना चाहेंगी? 62 आईएफएस ऑफिसर्स बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। कोई बात नहीं है, ये एक तरह से भ्रांति है या रूमर है। FRI में जो भी आईएफएस ऑफिसर्स हैं उनमें जो हैं 2 लोग स्पेन से थे, उसमें उनके सैंपल भेज दिए गए थे। 4 और सैंपल भेजे गए हैं, उनको वहीं पर एक विंग में क्वारंटाइन कर रखा है। उनको किसी प्रकार की इस तरह का खतरा नहीं है, सिर्फ कोल्ड है और सैंपल अवेटेड है और उनकी हालत बिल्कुल स्वस्थ है। मैम, पर मेरे सहयोगी भी मरे हुए हैं मेरे साथ और वो बता रहे हैं कि पहले तो 2 लोगों में ही ऐसे लक्षण पाए जा रहे थे, क्योंकि नजर सब तरफ से बनी हुई है, सरकार भी ध्यान लगाए हुए है, लेकिन मीडिया भी नजर बनाए रखा हुआ है कि कहीं कोई ऐसी ये जो महामारी है ये ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ना ले ले। मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि 2 से ज्यादा लोगों में ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं और आप इससे बिल्कुल उलट बता रही हैं। हमारे 6 सैंपल गए हैं और हमारी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है। सवेरे शाम हमारी टीम जा रही है और उनको किसी प्रकार का अभी हम ये नहीं कह सकते कि उनको
किसी प्रकार का कोई खतरा है, जब तक की रिपोर्ट नहीं आती और उनकी हालत हेल्दी है और सामान्य एक तरह से कोल्ड है उनको, बस सामान्य कोल्ड आप बता रही हैं, लेकिन खतरा भी पीछे से बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कोरोना वायरस का मंडरा रहा है। सैंपल गया हुआ है। हाँ। कोल्ड को हम ये खतरा नहीं कह सकते हैं जब तक कि सैंपल की रिपोर्ट नहीं आती। लेकिन ये जो 62 ट्रेनी IAFS ऑफिसर्स हैं, इनको कहां पर ठहराया गया है? ये FRI में इंस्टीट्यूट है, वहां हाँ। पर ही एक विंग पूरी क्वारंटाइन कर दी गई है और इस तरह की कोई अभी सामने बात नहीं आई। लेकिन मैम, सरकार की चिंता बढ़ जाएगी यहाँ पर अगर एक भी त्रिवेंद्र जी कुछ दिन पहले तक बोल रहे थे कि एक भी संक्रमित व्यक्ति जो है सामने निकलकर नहीं आया है, और ये तो अभी भी ये संक्रमित नहीं है हमारे, हम इनको संक्रमित नहीं कहेंगे अभी, जब तक कि सैंपल्स नहीं आते हैं तब तक संक्रमित कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है मैम, रिपोर्ट का वेट करते हैं और उम्मीद करेंगे कि रिपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव आए। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। साथ ही मेरे सहयोगी सुनील प्रभात का भी शुक्रिया अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो ऋषिकेश से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एक विदेशी महिला में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। महिला को एम्स में भर्ती कराया गया है। महिला इटली की पर्यटक है। महिला को होली के बाद से ही सर्दी और बुखार था। मुनि की रेती पुलिस ने महिला को एम्स में भर्ती कराया है। तो ये महिला जो है इटली की रहने वाली है। होली के बाद से ही इसको सर्दी जुकाम की परेशानी हो रही थी और अब भर्ती करा दिया गया है अस्पताल में। मेरे सहयोगी आशीष और जानकारी के साथ ऋषिकेश से मौजूद है, सीधा उनकी तरफ रुख करते हैं। आशीष, क्या अपडेट है, क्या है डॉक्टर्स कह रहे हैं इसके ऊपर? हाँ कंचन, अभी ये डॉक्टरों को सीधे इसको जो इटली की महिला है इसको रेस्क्यू करके सीधे एम्स में रेफर किया गया है और एम्स पहुंचाया गया है एम्बुलेंस में। और ये रास्ते में अभी डॉक्टरों के पास पहुंचने के बाद इसका ब्लड सैंपल लेकर एम्स के डॉक्टर पुणे लैब के लिए रेफर करेंगे और वहां से जो रिपोर्ट आएगी उससे पता लगता है इसमें कोरोना के हैं लक्षण है कि नहीं है। हालांकि अभी जो देखा जा रहा है उसमें सर्दी जुकाम के लक्षण, प्रारंभिक जो लक्षण है वो पाए गए हैं, जिसको लेकर क्योंकि होली के बाद से जुकाम से पीड़ित चल रही थी तो पुलिस ने सूचना के आधार पर इसको एम्बुलेंस में लेकर ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर किया है। आशीष डोभाल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो रिपोर्ट्स का इंतजार है, रिपोर्ट्स आने के बाद साफ होगा कि महिला को कोरोना वायरस है या नहीं। हरिद्वार में IIT रुड़की के एक रिसर्च में छात्र ने कोरोना के संदिग्ध लक्षण मिलने पर उसे मेला अस्पताल में आइसोलेट वार्ड में रखा गया। छात्र के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट आज शाम को आ जाएगी। अब इस रिसर्च जो स्टूडेंट है ये सर्च का, वो हाल ही में जापान से लौटा था और पहले ही एहतियात के तौर पर उसे 14 दिन के लिए IIT परिसर स्थित अस्पताल में रखा गया था। यहां 10वें दिन शुक्रवार को उसे खांसी और गले में खराश की शिकायत हुई, जिसके बाद उसको जांच के लिए तत्काल भेज दिया गया। माइक्रोबायोलॉजिस्ट में उसकी जांच कराई गई और मामला संदिग्ध मिलने पर छात्र का ब्लड सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है। हरिद्वार से खबर है, जहां पर स्कॉलरशिप घोटाले में एक और गिरफ्तारी सामने आई है। पुलिस ने घोटाले में पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। सुभाष और किरण पर 75 लाख के गबन का आरोप है। आरोपी जिला कल्याण विभाग में है तैनात। नासन में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर है तैनात। SIT ने दोनों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। बड़ी खबर, थाना सिरकुल पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी के राज्यसभा के सांसद अपनी बीमारी से जीतने के बाद एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और इस दौरान न्यूज 18 से खास बात में अपने कैंसर की बीमारी के दिनों को उन्होंने साझा किया। साथ ही आने वाले दिनों में उत्तराखंड के लिए अपने रोड मैप प्लान को भी बताया। अपने मजबूत हौसले से बीमारी को हराकर दिल्ली वापस लौटे हैं। हमारे साथ हैं आज बीजेपी के उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी जी। अनिल जी नमस्कार। कैसे आप? मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा है? मैं पहली बार बहुत समय बाद दिल्ली, कम से कम 5 महीने में लगभग बीमारी से मुंबई में जूझ रहा था और उसके बाद दिल्ली आया हूँ तो अच्छा लगता है दिल्ली में आके। और अपने लोगों के बीच अब यहाँ पर सब अपने लोग, कार्यकर्ता पार्टी के, अपने प्रदेश के लोग भी दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में, तो वो मिलते रहते हैं, तो अब और तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये मैं मानता हूँ। किसका साथ, किसने हौसला दिया? आज के समय में
इस बीमारी का काफ़ी अच्छा इलाज है, बहुत इलाज में परिवर्तन हो गया है। और कुछ 2-4-10 कैंसर को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकांश कैंसर में अच्छा क्योर रेट है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जो लोग ऐसी किसी समझ भगवान ना करे हो, अगर हो तो मजबूती से लड़े, अच्छा इलाज कराएं, कोई असंभव कुछ नहीं। बहुत से लोग आपसे मिलने आए, बड़े बड़े नाम, युवराज सिंह की बात करें, मनीषा कोइराला की बात करें, और भी बहुत लोग आए, क्योंकि ये सेलिब्रिटी थे तो आप लोगों को पता लगा। ऐसा नहीं है कि ये इनसे मेरा कोई पुराना परिचय था, लेकिन ये लोग बहुत बड़ी जंग लड़े हैं और इनके साथ सीखने जैसा बहुत कुछ है, मनोबल बढ़ने जैसा है। मनीषा जी जिस लड़ाई से लड़ी हैं और किस स्टेज से लड़ी है, लास्ट स्टेज के कैंसर, उनको काफ़ी गंभीर कैंसर थे। युवराज जी बहुत, और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लौट के आना कितना आदमी के लिए इंस्पिरेशन होती है ऐसे लोगों से मिलके। अब जब आप वापस दिल्ली आ चुके हैं तो कैंसर पेशेंट्स को लेकर या इसको लेकर जो अवेयरनेस को लेकर क्या विजन है आपका? कोई ऐसा पल और कोई ऐसा क्षण ऐसा नहीं था कि जब मैं उत्तराखंड के बारे में नहीं सोचता था। अगर मुझे ऐसा रोग हुआ तो मैं सोचता था कि अगर उत्तराखंड के और लोगों को, किसी को भाई को होगा तो कैसे होगा, उसके लिए मैं अक्सर सोचता था और मैंने बहुत सारे प्रयास किए। मैं सही समय पर आप लोगों को बताऊंगा, मेरी आदत में नहीं है कि मैं कोई चीज़ आधी अधूरी बताऊं, कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं। उत्तराखंड के अंदर जो कैंसर से जो समस्या है उससे कैसे निपटा जाएगा, इस बारे में मैंने पूरा सोचा है, पूरा मंथन किया है। और आने वाले समय में उत्तराखंड के किसी भी बेटे को, किसी भी बेटी को कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए दिल्ली से बाहर और उत्तराखंड से बाहर दिल्ली या मुंबई ना जाना पड़े, ऐसी मैं व्यवस्था करने जा रहा हूँ। मैं भी पहाड़ से हूँ तो मैं दर्द समझ सकती हूँ, वो कि जो उत्तराखंड के हर वासी का दर्द है ये, कि किस तरह से लोग वापस लौटे। और आपने 2 बड़े इनिशिएटिव लिए, चाहे हम इगास बुग्याल की बात करें, मेरा गांव मेरा वोट की बात करें। मिड में मेरे को ये बीमारी डायग्नोज हो गई और मैं नहीं जा पाया। मैं पूरे उत्तराखंड के लोगों का बहुत आभारी हूँ। इस बार जैसा इगास बुग्याल लोगों ने मनाया, मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया में इगास के लिए जैसी लोगों में उत्सुकता थी, मैं बड़ा पूरे उत्तराखंड के लोगों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इगास इतने अच्छे तरीके से मनाई है। मेरी तबीयत अच्छी होती तो मैं और अच्छा उसको भव्य रूप देता, लेकिन आप विश्वास कीजिए, आगे जब तक जीवन है, उत्तराखंड के जीवन के लिए, उत्तराखंड के पर्वों के लिए, उत्तराखंड के जो हमारी परंपराएं हैं, इनके लिए जो जो होगा सब करेंगे। आने वाला समय में इंतजार कीजिए और अच्छे कार्यक्रम किए जाएंगे इसको लेकर। पहाड़ दोबारा से रौनक पहाड़ों पे हो, गुलजार दोबारा से पहाड़ों, ऐसा कुछ। अभी हाल ही में तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी काफ़ी शिकायतें सामने आई, वहाँ पे जो हक हुकूकधारी हैं वो परेशान हैं, अब कोर्ट में भी केस चला गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो अगर मुझे कोई चीज़ ठीक नहीं लगती है तो उसके लिए प्रॉपर पार्टी के अंदर प्लेटफॉर्म है। और मैं आपको भी ये बताता हूँ कि मुझे जो चीज़ ठीक नहीं लगती, हमारे मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, अगर राज्य में कुछ ठीक नहीं लगती, अगर पार्टी में ठीक नहीं लगती तो बंशीधर भगत जी, हम पार्टी प्लेटफॉर्म पे उस पर बात करते हैं। क्या देखते हैं आप इसे? क्योंकि एक तरफ बात कही जा रही थी यूथ ब्रिगेड को बढ़ावा देने की, फिर बंशीधर भगत जो बहुत सीनियर लीडर हैं उनके हाथों में कमाना है, किस तरह देखते हैं आप जो नई बीजेपी को उत्तराखंड के अंदर? नहीं, आप बंशीधर भगत जी को गलत समझ रहे हैं। बंशीधर भगत जी एकदम युवा हैं, आप उनसे बात कीजिएगा, आप उनसे मिलिएगा, उनके अंदर उत्साह की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए ऐसा नहीं मानिएगा। उनकी वो एकदम युवा है और त्रिवेंद्र जी और वो दोनों मिलके कंधा से कंधा लगा के काम कर रहे हैं, अच्छा शुरुआत की। और हरीश रावत जी को अभी आपने हाल फिलहाल में सुना, उनके बयान सुने? ठीक, देखिए, वो अपने विपक्ष का धर्म का पालन कर रहे हैं। इसमें अगर वो कुछ कन्फ्यूजन कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो अपना विपक्ष का धर्म पूरा कर रहे हैं, इसमें क्या बात है। लेकिन हरीश रावत जी को इस राज्य में बहुत मौका मिला है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरीश रावत जी से इस उत्तराखंड के लोगों को बड़ा भरोसा था, बड़ा विश्वास था कि हरीश रावत जी उनको मौका मिला तो वो अपने समय पर वो मौका को पूरा नहीं कर पाए थे। और अब इस तरह की बयानबाजी से तो वो अपना विपक्ष का धर्म पूरा कर रहे हैं, अपना कुछ हमारे यहाँ कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करना रहता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूजन है नहीं और कभी कोई कन्फ्यूजन होने वाला भी नहीं। जिस तरह से टीम एफर्ट से हमारे यहाँ काम हो रहा है, उसमें मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कहने से आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ दिनों के लिए चटखारे के लिए खबर मिल जाती है, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसके विजन में, उसके काम करने में कहीं असर नहीं आएगा। अनिल जी, एक और सवाल कि 3 साल का वक्त और कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई स्पष्ट राय सामने नहीं आई या कुछ ऐसा विजन खुलकर सामने नहीं आ पाया?
मेरा ये मानना है कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये राज्य सरकार को तय करना है। मुझको लगता है उस समय पे तय करेंगे, मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, उनका प्रोरोगेटिव है, उनका विशेषाधिकार है, वो जब तय करेंगे तो ये होगा, और वो जब आवश्यकता समझेंगे तो जरूर होगा। लेकिन इसमें कोई हस्तक्षेप किसी और का नहीं होता है। फर्स्ट स्टेप की बात करें अब आपके लौट कर आने के बाद उत्तराखंड को लेकर, इस दौरान मैंने बताया ना, मैंने एक एक पल उत्तराखंड के लिए सोचा है। क्या मैं एक सांसद के रूप में क्या मेरा विजन होना चाहिए। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारे काम मैंने सोचे कैसे उत्तराखंड के लिए काम करना चाहिए, और मैंने कैंसर पेशेंट्स की बात आपको बताई जी। मैं रेलवे के बारे में आपको कुछ काम करने जा रहा हूँ। मैंने कुछ स्कूल्स के बारे में बहुत अच्छी प्लानिंग्स की है, और आने वाले समय में 2-3 महीने के अंदर आपको एक फहरिस्त मिलेगी लंबी कामों की जल्दी से, कि आपको दिखते जाएंगे कि मैं काम कर रहा हूँ। अब वापस आप आ चुके हैं, एक बार फिर एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो बहुत सारे विजन आपके हैं। इसके अलावा कोई और अपने लिए, स्वयं के लिए कुछ करने का इरादा हो? नहीं, अब तो अपने लिए करने का क्या, मेरा तो जो ये दूसरा जीवन है जी। ये अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए और अपनी पार्टी के लिए, मैं जो मेरे को ये दूसरा जीवन मिला है ये इन सब के लिए होगा। अपने लिए अब नहीं, अपने लिए कुछ करना, अब तो जो मेरे पास बाकी समय है वो देश के लिए और पार्टी के लिए और राज्य के लिए करना। अनिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपको स्वस्थ देखकर उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य आगे भी ठीक रहेगा और आपको हम उतने सक्रिय देख पाएंगे राजनीति के क्षेत्र में भी और उत्तराखंड में भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। तो ये थे बीजेपी के मीडिया प्रमुख और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। सोमेश्वर से विधायक और राज्य मंत्री रेखा आर्य की बात करते हैं, जो अपने फेसबुक पोस्ट के कारण यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। रेखा आर्य ने फेसबुक पर अपने पति के साथ हेलीकॉप्टर में बैठी हुई एक सेल्फी शेयर की, जिसमें मंत्री जी ने लिखा कि वो देहरादून में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भर रही हैं। मंत्री की ये पोस्ट लगातार ट्रोल हो रही है। यूजर्स इस पर तरह तरह के कमेंट्स लिख रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं इस पोस्ट को अभी तक शेयर कर चुके हैं। पहाड़ों की महिलाएं, जिनके लिए 1000 रुपए महीना कमाना भी मुश्किल होता था, आज सालाना 20 लाख का टर्नओवर कर रही हैं। अब वो भी गाय की बदौलत। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। साल 2016 में महिला बाल विकास विभाग की तरफ से पूजा तोमर को गौधारा इकाई की बदौलत 10 गाय दी गई थी, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों में कुपोषण से जूझ रहे बच्चों को दूध दिया जा सके, जिसमें उन्होंने पहाड़ की 10 महिलाओं को जोड़ा, और इसका नतीजा ये रहा कि 1 साल के अंदर ही आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे तो कुपोषण से मुक्त हो ही गए, साथ ही महिलाओं की जिंदगी भी बदल गई। आज मेरा गाय का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, जिससे कई लोगों के घर चल रहे हैं। गांव से आई हुई महिलाएं, मेरे पास पहाड़ की हैं महिलाएं, वो मेरे पास आके रह रही हैं, जो गाय का काम खुश होकर कर रही हैं और अपने बच्चे पाल रही हैं, और वो चाहती कि उन बच्चों को अच्छी परवरिश मिले। दूध के काम में कामयाबी मिलने के बाद पूजा और उनके साथ जुड़ी महिलाओं ने कई और काम शुरू कर दिए हैं, जिसमें पहाड़ी रसोई के सामान से लेकर जूट और कपड़े के बैग बनाना भी शामिल है। यहाँ तक कि सरकारी कार्यक्रमों में केटरिंग का काम भी मिलने लगा है, जहाँ खाना बनाने के लिए गाय के गोबर के उपले इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अभी कुछ लेडीज हैं जो यहाँ पे दूध निकालती हैं, उनके घर में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है कि उन्हें उनका आय का साधन एक अच्छा बन गया, और सबसे बड़ी बात है गाय के साथ जुड़ के गाँव की महिलाओं को एक अच्छा रोजगार हो गया है। गांव की महिलाएं आज पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं। साथ ही इनकी मेहनत दिखाती है कि अगर सरकारी योजनाओं को ठीक से अमल में लाया जाए तो वाकई कई जिंदगियां बदल सकती हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट।